हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली पे। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नया टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले अपन ने बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर के और जनरेशन यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कौन कौन सी कितनी पीढ़ी हैं वो क्लासें अपनी हो चुकी हैं, तो आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। और इस थ्योरी वाली क्लास के थ्रू अपन नोट्स भी बना सकते हैं, जिसको भी नोट्स बनाना हो। और इस टॉपिक को पूरा होने के बाद में यानी इस क्लास के बाद में अपन एमसीक्यू क्लास में अपलोड कर दूंगा, तो सभी साथी जुड़ जाइए एक बार और चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर अपने सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो नहीं चलेगा, कोई काम का नहीं है अपना सिस्टम। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस के रूप में वर्क करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका क्या काम है? ये यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है और हार्डवेयर अर्थात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मैनेज करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है और कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट करने में भी मदद करता है बिना कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और जानते हैं इसके बारे में कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य होता है कि कंप्यूटर के इस्तेमाल को सुविधाजनक बनाना। और यूजर होता है, यूजर को किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस यानी डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट में यानी अन्य प्रोग्राम को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से वो जानते हैं? विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, आईओएस है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स है और क्रोम ओएस एक्स्ट्रा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर सिस्टम के अंदर विंडो नहीं होगी तो अपना सिस्टम नहीं चलेगा, कोई काम का नहीं है। एंड्रॉयड के अंदर भी क्या होगा? आईओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स और क्रोम। ये क्या है? ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनके बिना सिस्टम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है, विशेष रूप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है यूजर को हार्डवेयर की जटिलता से बचाना और कम्युनिकेशनल संसाधनों को मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि यूजर को हार्डवेयर की जो जटिलता है उससे बचाना और कम्युनिकेशनल जो संसाधन है उनको मैनेज करना, कंट्रोल करना। किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सीपीयू द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ से लोड किया जाता है? तो किया जाता है हार्ड डिस्क से मुख्य यानी मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। सीपीयू के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर में स्टार्ट हो जाने के बाद में ये बाकी एप्लीकेशन प्रोग्राम को शुरू करने और उनके लिए आवश्यक हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करने का काम करता है। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के सिद्धांत को पहली बार 1950 के दशक में टैब स्टोरेज को मैनेज करने के लिए लाया गया था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके सिद्धांत को पहली बार कब लाया गया था? 1950 के दशक में लाया गया था। और किसको मैनेज करने के लिए? टैब स्टोरेज को मैनेज करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम के भीतर सबसे बुनियादी प्रोग्राम है जो इनपुट आउटपुट को मेमोरी एलोकेशन जैसे हार्डवेयर कार्यों के लिए प्रोग्राम हार्डवेयर पार्ट्स के बीच में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम के। क्या क्या इसके काम है जो कंप्यूटर के होता है? ये एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में उपलब्ध सभी प्रोग्राम के निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन को नियंत्रित यानी कंट्रोल करेगा और मॉनिटर करता है। इन प्रोग्राम में एप्लीकेशन और अन्य सिस्टम सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू के संचालन की निगरानी करने, प्रोग्राम को एक एकीकृत प्रणाली, ये प्रणाली कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट और स्टोरेज फंक्शन को कंट्रोल करने या नियंत्रित करने में विभिन्न सहायता सेवाएं प्रदान करती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से यूजर कंप्यूटर को आसान और बेहतर तरीके से उपयोग कर पाते हैं।
जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से यूज़र है ना जो कंप्यूटर को इजीली अच्छे तरीके से क्या करता है, यूज कर सकता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रोग्राम है या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को क्या करता है, मैनेज करता है या उनको कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों, उसके बारे में जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो है कंप्यूटर में एक समय में कई प्रोसेस चल रही थी, तो इन सभी को निष्पादन एग्जीक्यूशन होने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू और कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोसेस के लिए इन संसाधनों की आपूर्ति करता है, इसलिए इस रिसोर्स मैनेजर भी कहा जाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको क्या कहा जाता है, रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसकी आवश्यकता हुई थी कि जो संसाधनों की मेमोरी और जो हार्डवेयर सिस्टम होते हैं उनको मैनेज करने के लिए और एग्जीक्यूशन होने के लिए इन सभी का यूज किया गया, इनको मैनेज किया गया। और एक उपयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर सिस्टम को बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के इस्तेमाल करना लगभग असंभव है, क्योंकि एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने पर कई प्रोसेस एक साथ चलती हैं जिन्हें मैनेज करना इंसान के लिए आसान नहीं है। तो ये इसलिए आवश्यक है कि जो यूजर है वो कंप्यूटर सिस्टम को बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के इस्तेमाल करना संभव नहीं है। क्यों, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम को यूज नहीं कर सकता, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के समय एक प्रोसेसिंग के साथ में चलती है और जिसको मैनेज करना इंसान की बस की बात नहीं है। तो क्या जरूरी था, ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी था यानी आवश्यक था। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन लिंक बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन लिंक बनाता है ताकि यूजर किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को ठीक से चला पाए और उसे आवश्यक आउटपुट प्राप्त हो सके। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है या इसकी आवश्यकता पड़ी कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या हो सके, एक कम्युनिकेशन लिंक हो सके ताकि यूजर किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को ठीक से चलाया जा सके ताकि आउटपुट प्राप्त हो सके। और माउस का इस्तेमाल एप्लीकेशन को खोलने और मेन्यू पर क्लिक करने के लिए करते हैं। जो माउस होता है जिसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, उसका इस्तेमाल किसके लिए, एप्लीकेशन को खोलने मेन्यू पर क्लिक करने के लिए करते हैं। यह सब आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत है। ये किसकी बदौलत है, ये मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत है। और जीयूआई ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस की मदद से आपको ऐसा करने की अनुमति मिलती है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को फाइल मैनेजमेंट में मदद करता है। क्या करता है, ये फाइल मैनेजमेंट में मदद करता है जिसके द्वारा यूजर अपनी ज़रूरतों के अनुसार डेटा को व्यवस्थित तरीके से सेव कर सकता है। तो ये भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि जो यूजर के पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, उनको क्या करे, मैनेज करने में मदद करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और अपनी आवश्यकता ज़रूरत के अनुसार डेटा को हम कहीं भी स्टोर या सेव कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग एक बेहद महत्वपूर्ण विशेषता है किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसकी मदद से हम कई प्रोग्राम को एक समय से चला पाते हैं। मल्टीटास्क नाम से ही यानी एक साथ कई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीटास्क यानी एक से अधिक टास्क अपन एक साथ परफॉर्म यानी काम कर सकते हैं एक सिस्टम पे के थ्रू। कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसके कारण हम उस एप्लीकेशन की मदद से अपने कार्य कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है एक तरह से, या इसकी आवश्यकता थी कि हम किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के हमें क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन की मदद से कार्य कर सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। इसका पहला होगा प्रोसेस मैनेजमेंट। जैसे कि हम जानते हैं सीपीयू एक समय में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, निष्पादित यानी एग्जीक्यूशन करता है। ये जो सीपीयू है जो एक समय में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, परंतु हम अपने कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्राम को एक साथ रन कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोसेस को मल्टी प्रोग्रामिंग और एनवायरनमेंट की सुविधा देता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है कि प्रोसेस को मल्टी प्रोग्रामिंग और एनवायरनमेंट की सुविधा प्रोवाइड करता है। अर्थात एग्जीक्यूशन के लिए जो प्रोसेस तैयार होती है सीपीयू को कब और कितने समय के लिए देना है और कब एक्सेस करेगी, ये क्या करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा कि कब और क्या कितना टाइम देना है कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूशन होने के लिए। तो इसमें बताया गया कि प्रोसेस सीपीयू को कब और कितने समय के लिए एक्सेस करेगी, यह सब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, तय करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि कितना समय लेगी और कितने समय के लिए एक्सेस करेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस फीचर को प्रोसेस शेड्यूलिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग कहा जाता है। जो प्रोसेस मैनेजमेंट है इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग भी कहते हैं। इसके अलावा यह एक प्रोसेस और प्रोसेसर की स्टेटस पर नज़र रखता है। किस पे नज़र रखता है, प्रोसेस और प्रोसेसर की स्टेटस पर नज़र रखता है। जबकि प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो प्रोसेसर है जो सीपीयू क्या करेगा, ये डी एलोकेट कर देता है और प्रोसेसर की स्थिति पर नज़र रखने वाले प्रोग्राम को ट्रैफिक कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। तो ये पहला इसका कार्य है कि प्रोसेस मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का एक प्रमुख कार्य है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो ये भी किसके द्वारा किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मेमोरी मैनेजमेंट किया जाता है। जब हम किसी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को निष्पादित यानी एग्जीक्यूशन करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड होता है। किसमें लोड होता है, मेन मेमोरी में लोड होता है। यदि हम कई प्रोग्राम को एक समय में एग्जीक्यूशन करते हैं या निष्पादित करते हैं तो उन सभी को मेमोरी की आवश्यकता होगी। किसकी होगी, जब हम कई प्रोग्राम को एक समय में क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, तो उन सभी को किसकी जरूरत होगी, मेमोरी की जरूरत होगी। और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मेन मेमोरी को मैनेज किया जाता है। तो ये इसके कार्य हैं किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजमेंट करना। मेन मेमोरी सीपीयू से घनिष्ठता से कनेक्ट होती है, इसलिए इंटरकनेक्शन और डेटा को प्रोसेस के अंदर और बाहर ले जाना बहुत फास्ट होता है। इसको क्या बोले, इंटरकनेक्शन और डेटा को प्रोसेस के अंदर और बाहर ले जाना बहुत फास्ट होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रोसेस द्वारा मेमोरी का इस्तेमाल किया जा सके ताकि सिस्टम अच्छी तरह से वर्क कर पाए। नेक्स्ट है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट के लिए विभिन्न कार्य करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए अनेक वर्क करता है यानी कार्य करता है। उदाहरण के लिए मेमोरी का ट्रैक रखता है, यानी कौन सा भाग किस प्रोसेस के उपयोग में है और कौन सा नहीं है। जब कोई प्रोसेस मेमोरी की मांग करती है, इस चीज़ को समझना एग्जाम्पल पे है कि मेमोरी का ट्रैक रखता है। क्या करता है, मेमोरी का ट्रैक रखता है, यानी कौन सा भाग किस प्रोसेस के यूज में है और कौन सा नहीं है। और जब कोई प्रोसेस मेमोरी की मांग करती है तो उसे मेमोरी क्या करता है, आवंटित यानी एलोकेट करता है। और जब प्रोसेस को इसकी आवश्यकता नहीं होती है या प्रोसेस समाप्त हो जाती है तो मेमोरी क्या करेगा, डी एलोकेट करेगा। तो ये याद रखना। अब है हार्डवेयर मैनेजमेंट। क्या है, हार्डवेयर मैनेजमेंट। प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस एक अलग कार्य करता है, परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो भी डिवाइसेस मदद होती है, डिवाइस कम्युनिकेशन को मैनेज करता है, उसमें क्या होता है कि प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस के लिए एक अलग ड्राइवर होता है। यह ड्राइवर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में संचार को सफल बनाता है। कम्युनिकेट करता है ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। सिस्टम से जुड़े सभी हार्डवेयर डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ट्रैक रखा जाता है। इसके लिए इनपुट आउटपुट कंट्रोलर नामक प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तय करेगा कि कौन सी प्रोसेस एक खास डिवाइस यानी एक मेन डिवाइस को एक्सेस करेगी और कितने समय के लिए करेगी। ये कौन करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो इसमें बताया गया है कि कौन सी प्रोसेस एक
खास डिवाइस को एक्सेस करे, कितने समय के लिए करेगी। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रभावी और कुशल तरीके से हार्डवेयर डिवाइस को आवंटित करेगा यानी एलोकेट करेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट कंप्यूटर में मौजूदा फाइल को आसान यानी नेविगेशन के साथ उपयोग किया जा सके, इसके लिए हम उन्हें डायरेक्टरीज में व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करते हैं। फाइल मैनेजमेंट क्या है इसके अंदर बताया गया कि कंप्यूटर के अंदर जो फाइल होती है उनको नेविगेशन के साथ में यूज किया जा सके और हमें डायरेक्टरी के अंदर उनको अरेंज कर सके, जिसके अंतर्गत एक ऑपरेटिंग सिस्टम अहम भूमिका निभाता है। इसका एक मेन रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उदाहरण के लिए ओएस देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि डेटा कहाँ पे स्टोर है, साथ ही संसाधनों को खोजने में मदद करता है। इन सामूहिक सुविधाओं को अक्सर फाइल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो ये फाइल मैनेजमेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि डेटा कहाँ पे सेव है, कहाँ पे स्टोर है, और डेटा को खोजने में मदद भी करता है, और अक्सर ये फाइल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि केवल यूजर ही कंप्यूटर और डेटा तक पहुंच प्राप्त करे। ऐसा करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा पासवर्ड प्रोटेक्शन और अन्य तकनीक का यूज किया जाता है। डेटा किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति की पहुंच में आ जाए तो वो डेटा को अवैध उपयोग करेगा और उसमें हेरा फेरी करेगा, यानी मिसयूज कर सकता है डेटा का। तो ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए क्या है, एक सुनिश्चित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि केवल यूजर ही कंप्यूटर और डेटा तक पहुंच सके। नेक्स्ट है यूजर को इंटरफेस प्रदान करना। किसको? यूजर को इंटरफेस प्रदान करना, जिसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूजर कंप्यूटर संसाधनों का इस्तेमाल कर पाए, उसके लिए क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो सकता है, जिसमें यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संवाद करने के लिए ऑन स्क्रीन एलिमेंट पर क्लिक करता है। इसके अलावा यह कमांड लाइन इंटरफेस CLI हो सकता है, जिसमें यूजर कार्य करने के लिए OS कमांड देते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम परफॉर्मेंस देखना। सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखना क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है इसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर नजर रखता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ ही हमें CPU का स्टेटस भी बताता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर ये क्या नज़र रखता है और CPU की स्टेटस बताता है। और उसकी मदद से हम देख सकते हैं कि हमारा CPU कितने व्यस्त है, ये हमारी हार्ड ड्राइव डेटा को कितनी जल्दी पुनः प्राप्त करती है इत्यादि ये। और सिस्टम में हो रही सभी गतिविधियों की रिकॉर्डिंग करने का काम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो यह सिस्टम परफॉर्मेंस देखना, जो परफॉर्मेंस नज़र रखता है कंप्यूटर की पूरी परफॉर्मेंस के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम। एरर बताना, ये भी कार्य है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कि एरर बताना। सिस्टम की खराबी से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें आ रही एरर यानी त्रुटियों को लगातार डिटेक्ट करता है, और यानी एरर का पता लगाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न तरीकों का यूज करता है। अभी प्रकार है ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि कौन कौन से प्रकार हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इसके 8 टाइप हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इनको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन के अंदर यूज किया गया? तो किया गया था दूसरी जनरेशन के अंदर यूज किया गया था। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड यूजर और कंप्यूटर के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता था। किसी भी इनपुट डेटा
को कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए उपयोगकर्ता को उसे जॉब की परफॉर्मेंस में तैयार करना होता था। यहाँ जॉब का अर्थ है प्रोग्राम से लेकर इनपुट डेटा और सारे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यानी सारे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यानी इनपुट देना या निर्देश जिन्हें पहले से ही लिखकर एक बंडल के रूप में तैयार करा गया। इसके बाद में जो यूजर है उस जॉब को पंच कार्ड की मदद से इनपुट कर देता था, यानी पंच कार्ड के थ्रू इनपुट देता था। और उस समय इनपुट डिवाइस के रूप में क्या थे, पंच कार्ड का यूज किया जाता था, पंच कार्ड सिस्टम का यूज किया गया था। जॉब को कंप्यूटर में प्रोसेस कराने के लिए एक ऑपरेटर होता था जो सभी समान जॉब जिनकी जरूरत एक समान हो या एक लैंग्वेज जैसे फोर्टन और कोबोल इत्यादि में लिखे गए हो को एक बैच में कन्वर्ट कर देता था। किसमें कन्वर्ट कर देता था। ऐसे ही समान जरूरत वाली दूसरी जॉब का अलग बैच बनाता था और उन बैच को सिस्टम यानी सीपीयू में इनपुट कर देता था। सिस्टम उस बैच में से एक समय में एक जॉब को लेता था। जो सिस्टम है उसके अंदर उस बैच में से एक समय में एक जॉब लेता था और फिर उसे प्रोसेस होने के बाद में उस बैच की दूसरी जॉब को प्रोसेस करता था। यानी एक समय में एक जॉब को लेता था और उस प्रोसेस को होने के बाद में फिर दूसरी प्रोसेस लेता है, यानी 1 बाय 1 लेता है। और फिर ऐसे ही बाकी जॉब को प्रोसेस करने के बाद में निष्पादित यानी एग्जीक्यूट करता है और इस प्रक्रिया को स्पूलिंग कहा जाता है। सिस्टम द्वारा सारे जॉब को एग्जीक्यूट करने के बाद में हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो इसके अंदर मैंने ये बताया कि एक टाइम पे ये एक ही इनपुट लेगा, ठीक है, यानी एक प्रोसेस खत्म होगी, वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद में फिर दूसरी प्रोसेस लेगा। तो वैसे ये 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होता रहेगा और जब ये एग्जीक्यूट होता रहेगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, स्पूलिंग कहते हैं। और सिस्टम के द्वारा जो भी इनपुट या जॉब्स को निष्पादित करते हैं एग्जीक्यूट होता है तो हमें क्या करता है, आउटपुट प्रदान करता है। तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसमें ये देखो, ये बैच है, ये बैच 2 है, बैच 1 बैच 2 और ये ऑपरेटर है। ये जॉब फर्स्ट, यूजर सेकंड, जॉब सेकंड, यूजर थर्ड, जॉब 3 और यूजर 4, जॉब 4 और ये सीपीयू है। तो इसमें इनपुट देंगे अपन, कुछ भी जॉब देंगे, उसके अंदर जो इनपुट के रूप में जब प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके एक प्रोसेस खत्म होगी तो फिर उसके बाद में दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे 1 बाय 1 ये प्रोसेस चलती रहेगी। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर अब ये इसका एडवांटेज देखते हैं इसी का, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि समान जॉब को सिंगल बैच में कर देने से ऑपरेटर के लिए जॉब सेटअप टाइम काफ़ी कम हो जाता है। जो समान जॉब को किसके लिए, सिंगल बैच में कर देने से ऑपरेटर के लिए क्या, जॉब सेटअप टाइम है जो कम हो गया। और ऑटोमेटिक जॉब सीक्वेंसिंग टेक्निक के प्रयोग से सीपीयू का आइडियल टाइम भी काफ़ी कम हो गया। तो ये इसके एडवांटेज हैं। एक से ज़्यादा यूजर बैच सिस्टम को शेयर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा यूजर बैच सिस्टम को शेयर कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है इसके अंदर, एक बार जॉब को इनपुट करने के बाद यूजर का उससे कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं होता। यानी एक बार जो भी अपन इनपुट करने के बाद में यूजर का उससे कोई इंटरकनेक्शन नहीं होता, ये इसका डिसएडवांटेज है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। और किसी जॉब को प्रोसेसिंग फेल हो जाने के बाद में बैच की कॉपी जॉब को अज्ञात समय तक प्रतीक्षा करनी होती है। यानी अपन कुछ भी इनपुट देंगे तो जब तक वो प्रोसेस नहीं होगी तो सेकंड प्रोसेसिंग को प्रोसेस करने के लिए वेट करना पड़ता है। तो इसका ये डिसएडवांटेज है। जब प्रोसेस को इनपुट आउटपुट या किसी दूसरे इवेंट के लिए इंतजार करना होता है उतने समय सीपीयू आइडल रहता है, क्या रहता है, आइडल रहता है और उस प्रक्रिया निष्पादन में अधिक समय लगता है। तो इसमें कहा गया कि जब प्रोसेस को इनपुट या किसी आउटपुट दूसरे इवेंट के लिए इंतज़ार करना होता है तब तक सीपीयू क्या रहता है, आइडल रहता है, कि जब तक कि एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाए तो तब तक सीपीयू क्या रहेगा, आइडल रहेगा। और जैसे ही एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड है
मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोसेस या प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए रखा गया है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी एक से अधिक प्रोसेस या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रखा गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। एक से अधिक, जब कोई प्रोसेस कंप्यूटर में रन होती है तो सीपीयू के टाइम के अलावा के टाइम इनपुट आउटपुट टाइम की आवश्यकता भी होती है। और जब प्रोसेस इनपुट आउटपुट या कुछ अन्य इवेंट करता है जिसमें सीपीयू की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो उतना समय सीपीयू आइडल बैठने के बजाय एक कॉन्टेक्स्ट स्विच लेता है। क्या लेता है? कॉन्टेक्स्ट स्विच लेता है और मेन मेमोरी में पड़ी दूसरी प्रोसेस को चलाने लगता है। ऐसा करने से सीपीयू कभी बेकार नहीं रहता है और बाकी प्रोसेस को भी निष्पादित होने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में तो क्या था कि उसके अंदर तो सीपीयू आइडल रहता है, जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है तब तक सीपीयू क्या रहेगा? आइडल रहेगा। और जैसे ही एक प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो दूसरी प्रोसेस का इंतज़ार करेगा। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये नहीं है। इसके अंदर क्या है कि सीपीयू के अंदर जो भी सिस्टम प्रोसेस जो भी प्रोसेस चलेगी, इनपुट देंगे, तो क्या करेगा? वो मेन मेमोरी में दूसरी प्रोसेस को चलाने लगता है और सीपीयू आइडल नहीं रहता है इसके अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर ही, ये डायग्राम के थ्रू है, ये है कि जो 3, 4 और 5 निष्पादित होने के लिए तैयार है। जैसे जॉब 3 है, 4 है और 5, ये क्या एग्जीक्यूशन के लिए है। इसके अंदर ये सेकेंडरी स्टोरेज है, ये सीपीयू है, या ये चीज़ें प्रोसेस होगी। अपन जो भी इनपुट देंगे तो वो चीज़ें कहाँ पर होगी? ये सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होगी। और इसके अंदर जॉब 3, जॉब 4 और जॉब 5 एग्जीक्यूट होगी। और एग्जीक्यूट उसमें ये कहाँ पे जाएगा? स्टोरेज, जो मेमोरी है उसके अंदर जाएगा और वहाँ पे ये स्टोर होगा। नेक्स्ट है इसी के अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज। मेमोरी में मौजूद दूसरे प्रोग्राम को प्रोसेसिंग के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता तथा रिस्पॉन्स टाइम भी कम होता है। मैंने बताया कि इसके अंदर प्रोसेसिंग के लिए यानी सीपीयू को इंतज़ार नहीं करना पड़ता, वो मेन मेमोरी में जाके दूसरी प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। जबकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? उसके अंदर सीपीयू को आइडल रहना पड़ता था, यानी इंतज़ार करना पड़ता था कि एक प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो तब तक। और आज के समय की टेक्नोलॉजी के लिए बेहतर भी उपयोगी कौन? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सीपीयू का अधिक उपयोग होता है इसके अंदर। जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर भी क्या होगा? सीपीयू का अधिक उपयोग होता है। डिसएडवांटेज क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के? वो हैं मेमोरी विखंडन यानी मेमोरी फ्रेगमेंटेशन जैसी दिक्कतें सामने आती है। अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस करने से उनकी शेड्यूलिंग कठिन हो जाती है और मेन मेमोरी को मैनेज करना आवश्यक हो जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग एक तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग का ही कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? जो अपन पहले पढ़े हैं कि मल्टी टास्क, इसके नाम से ही रटना नहीं है चीज़ों को, इतना हार्ड नहीं बनाना है। मल्टी टास्क यानी एक से अधिक टास्क परफॉर्म करती है एक समय में। तो इसमें कहा गया कि मल्टीटास्किंग में एक तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके साथ ही इसमें टाइम शेयरिंग भी है। क्या है? टाइम शेयरिंग भी मौजूद है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक प्रोसेस को एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए निष्पादित यानी एग्जीक्यूट किया जाता है। एक फिक्स टाइम होता है प्रत्येक प्रोसेस के लिए, उसी टाइम के अंदर उसको एग्जीक्यूट होना होता है, जिसके बाद सीपीयू मेन मेमोरी में पड़ी दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लगता है। इसके अंदर बताया है कि प्रत्येक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, फिक्स है एग्जीक्यूशन का, कि उसी पर्टिकुलर टाइम में इसको क्या एग्जीक्यूट होना है। और सीपीयू क्या करेगा? इंतजार नहीं करेगा इसके अंदर, ये मेन मेमोरी में पड़ी दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लग जाता है। ऐसे ही
वह कुछ निर्धारित समयावधि के बाद सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते रहता है और सीपीयू की स्विचिंग इतनी तेज होती है कि यूजर भ्रम का शिकार हो जाता है। उससे लगता है कि सभी प्रोसेस एक साथ चल रही है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सीपीयू एक समय में एक ही प्रोसेस चला सकता है। अब क्योंकि प्रोसेसर इतना शक्तिशाली है कि वह सभी प्रक्रियाओं को एक साथ संभाल लेता है, इस निश्चित समावधि को टाइम क्वांटम कहा जाता है और यह ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको क्या कहेंगे, क्वांटम भी कहा जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये इसमें डायग्राम, ये सीपीयू है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट। इसके एडवांटेज देखते हैं, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज। इससे रेस्पॉन्स टाइम काफ़ी बेहतर होता है और सभी प्रोसेस को समान संसाधन मिलते हैं। एक मल्टी टास्किंग के अंदर होता है कि एक पर्टिकुलर समय फिक्स होता है कि उसी टाइम पीरियड के अंदर प्रोसेस को कंप्लीट होना होता है और सीमित यानी सभी प्रोसेस को समान बराबर संसाधन मिलते हैं और एक साथ कई प्रक्रिया निष्पादित यानी एग्जीक्यूट होती है। इसके अंदर किसमें, मल्टीटास्किंग, नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीटास्क यानी एक से अधिक टास्क एक साथ परफॉर्म करते इसके अंदर एग्जीक्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, कौन सा सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जब कई सारे कंप्यूटर किसी नेटवर्क के माध्यम से आपसे कनेक्ट होकर एक दूसरे से टास्क शेयर करते हैं, कि बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जब किसी एक नेटवर्क के माध्यम से क्या हो कनेक्ट होकर यानी एक दूसरे से टास्क शेयर करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कई रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टी यूजर की सेवाओं के लिए कई सेंट्रल प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन लाइंस, एग्जाम्पल से हाई स्पीड बसेज और टेलीफोन लाइन इसका उपयोग करके आपसे संचार यानी कम्युनिकेट करते हैं। इन कंप्यूटर के बीच में सीपीयू और मेमोरी को छोड़कर बाकी सभी संसाधन साझा किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हाई स्पीड बसेज टेलीफोन लाइन होती है उनका उपयोग करके एक दूसरे से क्या कनेक्ट होता है, कम्युनिकेट करते हैं और कंप्यूटर के बीच में सीपीयू और मेमोरी को छोड़ के जो सभी संसाधन है वो साझा किए जाते हैं, इसलिए इसे लूजली या कपल्ड सिस्टम भी कहते हैं, लूजली कपल्ड सिस्टम भी कहते हैं। प्रोसेसर की यहाँ साइट नोड्स या कंप्यूटर इत्यादि के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये इसमें डायग्राम के थ्रू समझाया गया इसके अंदर कि ये नेटवर्क है, ठीक है, सीपीयू है, मेमोरी, सीपीयू मेमोरी इसके अंदर होता है कि एक दूसरे से ये कनेक्ट है और ये पर्टिकुलर एक टाइम के दौरान ही है एक दूसरे से कनेक्ट करेगा, यानी एक से अधिक सिस्टम को। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, अब इसके प्रकार भी है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। तो वो प्रकार कौन कौन से, क्लाइंट सर्वर सिस्टम, एक पीयर टू पीयर सिस्टम, क्लाइंट साइड और पीयर टू पीयर, ये 2 प्रकार हैं इस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यह अनुमति देता है कि हम किसी कम्युनिकेशन यानी किसी भी कम्युनिकेशन को पैरेलल यानी समानांतर रूप से चलाने के लिए विभिन्न साइटों के बीच में कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये क्या अनुमति देता है, ये हमें क्या परमिशन देता है कि किसी कम्युनिकेशन को पैरेलल रूप से यानी इक्वल चलाने के लिए विभिन्न साइटों के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड करता है, बांटता है। यदि किसी नोड के पास ज़्यादा काम आ जाता है
यानी कि किसी नोड के पास में ज़्यादा काम हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम उस नोड को नेटवर्क के दूसरे नोड को शेयर कर देता है। इसके नाम से ही डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अलग अलग जगह शेयर कर देता है, अलग अलग चीज़ों के रूप में। यानी एक पर्टिकुलर काम हो जाता है कि एक जगह पे ज़्यादा काम आ गया तो उसको कम करने के लिए अलग अलग जगह पे शेयर कर देता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो इसका एडवांटेज ये अपन कह सकते हैं कि यूज़र आसानी से आपस में संसाधनों को शेयर कर सकते हैं। तो यही बताया कि यूज़र आसानी से आपस में क्या कर सकते हैं, शेयर करें। एक के पास में ज़्यादा वर्कलोड है तो दूसरे के पास में ये इनको शेयर कर देगा। इसके डिसएडवांटेज क्या है? अगर मुख्य नेटवर्क फेल हो जाए तो इससे सभी कंप्यूटर का कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो वो ये है कि अगर मेन नेटवर्क इसके अंदर फेल हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसमें पूरा काम जो कंप्यूटर कम्युनिकेटर है क्या टूट जाता है, वापस से फिर से वहीं से स्टार्ट करना होता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से उपलब्ध नहीं है क्योंकि काफ़ी महंगे होते हैं, ये क्या काफ़ी कॉस्टली होते हैं और इनके अंदर अंडरफ्लाइंग सॉफ्टवेयर अधिक जटिल होते हैं। उन्हीं अभी तक अच्छी तरह से समझा नहीं गया है, यानी इनको अभी अच्छी तरह से समझा नहीं गया है और इनके अंडरफ्लाइंग सॉफ्टवेयर अधिक क्या होते हैं, जटिल, हार्ड होते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सर्वर होता है जिससे कई दूसरे क्लाइंट कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर एक सर्वर होता है जिसके कई दूसरे क्लाइंट एक दूसरे से कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम केंद्रीय सर्वर को बाकी सभी क्लाइंट कंप्यूटर के डेटा को, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन और अन्य नेटवर्क फंक्शन को मैनेज करने की क्षमता प्रदान करता है, कैपेसिटी प्रोवाइड करवाता है। जो सर्वर को बाकी सभी क्लाइंट और यूजर है उनके डेटाओं को क्या करता है, सिक्योरिटी और एप्लीकेशन और अन्य नेटवर्किंग फंक्शन को क्या करेगा, मैनेज करेगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और इन ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से छोटे प्राइवेट नेटवर्क को अपने नेटवर्क से जुड़े बाकी कंप्यूटर्स तक फाइल, प्रिंटर, सुरक्षा एप्लीकेशन और बाकी अन्य नेटवर्किंग कार्यों के साझा पहुंच की अनुमति मिलती है। किसके द्वारा? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। और इसके अलावा क्या है, इसके अंदर है बताया गया कि क्लाइंट कंप्यूटर भी नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर के अंतर्निहित कॉन्फ़िगरेशन और इनके इंडिविजुअल कनेक्शन आदि के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसलिए इसे टाइटली कपल्ड सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। डायग्राम देखते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये क्लाइंट कंप्यूटर है और ये सर्वर है। तो नेटवर्क कहाँ से जाएगा? ये अपन जो भी इनपुट भेजते हैं, कोई मैसेज भेजते हैं जैसे व्हाट्सएप एप्लीकेशन, उसके थ्रू, तो वो मैसेज कहाँ जाएगा? जो डेटा है वो डेटा किसके रूप में जाएगा? वो जाएगा पैकेट के रूप में। किसके रूप में? पैकेट के रूप में जाएगा सर्वर के पास में। तो ये क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैनेज करता है इन प्रोसेस को। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज कौन कौन से हैं? एक ही सेंट्रल सर्वर से हम बाकी कंप्यूटर को संभाल सकते हैं। यानी एक ही सेंट्रल सर्वर, जो एक सर्वर होता है उसके थ्रू एक से अधिक जगह पे अपन डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये इसका एडवांटेज एक तरह से नेटवर्क फैलाने के नाम से नेटवर्किंग, यानी काफ़ी जगह के ऊपर ये फैला हुआ है इसमें। तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि एक सेंट्रल सर्वर होता है उससे बाकी कंप्यूटर को संभाल सकते हैं, अर्थात हमारा सर्वर अत्यधिक स्थिर और केंद्रित है। सभी कंप्यूटर की सिक्योरिटी को केंद्रीय सर्वर के माध्यम से क्या कर सकते हैं? नियंत्रित यानी कंट्रोल कर सकते हैं। और कंप्यूटर में नई टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को आसानी से अपडेट कर सकते हैं और क्या रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या है? एडवांटेज हैं, इन लाभ हैं।
नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं कि केंद्रीय सर्वर को रोजाना रख रखाव और अपडेट करने की आवश्यकता होती है। जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका पहला डिसएडवांटेज है कि केंद्रीय जो सेंट्रल सर्वर होता है उसको रोजाना रख रखाव और अपडेट करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। एक तो ये इसका डिसएडवांटेज यानी इसकी हानि है, और उपयोगकर्ताओं को सेंट्रल सर्वर पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी जो यूजर है, उपयोगकर्ता है, उसको किस पे डिपेंड करना पड़ता है, सेंट्रल सर्वर पे डिपेंड रहना पड़ता है। इनके सर्वर काफ़ी क्या होते हैं, महंगे, कॉस्टली होते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तो जानते हैं इसके बारे में कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू का रिस्पॉन्स टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर रियल टाइम यानी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर रेस्पॉन्स करता है। तो इसमें जानते हैं कि एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम में काम करते हैं, अर्थात इनपुट को प्रोसेस करने में, प्रतिक्रिया देने में लगने वाला आवश्यक समय बहुत कम होता है। इस समय अंतराल की प्रक्रिया समय रेस्पॉन्स टाइम कहा जाता है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही रेस्पॉन्स करते हैं। इसकी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, जैसे इनपुट को प्रोसेस करने की, प्रतिक्रिया देने के लिए जो लगने वाला एक बहुत सीमित टाइम होता है, और उस समय के अंतराल में जो प्रतिक्रिया यानी जो रेस्पॉन्स मिलता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको रेस्पॉन्स टाइम कहेंगे। और इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कब होता है कि जब समय की बहुत अधिकता हो, यानी महत्वपूर्ण अधिकता हो। उदाहरण के लिए जैसे मिसाइल सिस्टम, जब एक निश्चित समय में मिसाइल लॉन्च करनी होती है, तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, मिसाइल लॉन्च सैटेलाइट, वहाँ पे इनका यूज किया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देखते हैं, तो इसके दो प्रकार है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम उन एप्लीकेशन में उपयोग किए जाते हैं जहां समय की बहुत शक्ति हो या प्रतिक्रिया देने में थोड़ी भी देरी स्वीकार्य नहीं की जाए। उन्हें ज़्यादातर नाजुक ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो हार्ड रियल टाइम है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं और जहाँ पे समय की बहुत शक्ति हो यानी ज़रूरत हो और प्रतिक्रिया देने में थोड़ी ही देने स्वीकार्य नहीं की जाए, यानी फास्ट होते हैं। इनके वहाँ पे एकदम फास्ट वर्क करने की आवश्यकता होती है, जहाँ पे नाजुक ऑपरेशन के लिए उपयोग में किया जाता है। और रियल टाइम सिस्टम में सेकेंडरी स्टोरेज बहुत सीमित या गायब होती है और डेटा को रोम में स्टोर किया जाता है। इन सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी नहीं पाई जाती है। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती है, वर्चुअल मेमोरी नहीं पाई जाती है। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसका दूसरा प्रकार है। किसका, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा प्रकार है। ये है हार्ड रियल टाइम के मुकाबले कम प्रतिबंधात्मक होते हैं। प्रतिक्रिया समय में थोड़ी देरी इसमें स्वीकार्य की जा सकती है। जो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है कंपेरिजन टू हार्ड रियल टाइम के, इसके मुकाबले में ये कम प्रतिबंधात्मक होते हैं। कौन, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये रेस्पॉन्स टाइम होता है इसका जो थोड़ी देर में स्वीकार्य एक्सेप्ट की जा सकती है। डिसएडवांटेज क्या है, सॉरी एडवांटेज क्या है इसके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। इस प्रकार के सिस्टम में मेमोरी आवंटेशन या एलोकेशन बेहतर मैनेज किया जा सकता है। इसमें प्रोग्राम का साइज कम होने के कारण आरटीयूज का उपयोग ट्रांसपोर्ट जैसे एम्बेडेड में भी किया जाता है और डिवाइस और सिस्टम का अधिकतम उपयोग होता है। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या है, एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज। कभी कभी सिस्टम संसाधन इतने अच्छे नहीं होते और वे महंगे भी होते हैं। इनकी एल्गोरिथम को समझना एक डिजाइनर के लिए काफ़ी जटिल और कठिन होता है। जो इनकी एल्गोरिथम है
किसकी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसको समझना, डिजाइन करना काफ़ी क्या होता है, हार्ड होता है, मुश्किल होता है, और एक समय में बहुत कम इसमें क्या होता है, टास्क की चलाया जा सकता है एक पर्टिकुलर समय के अंदर ही। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं कि कभी सिस्टम्स इतने अच्छे नहीं होते, जो महंगे भी होते हैं, और एल्गोरिथम समझना और डिजाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है, और एक समय में बहुत कम टास्क परफॉर्म करती है इसके अंदर, इन चलाई जाती है। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है, टाइम शेयरिंग। एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें प्रत्येक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए एक फिक्स्ड टाइम दिया जाता है। मान लीजिए एक सिस्टम से अनेक यूज़र कनेक्ट हैं, तो प्रत्येक यूज़र को सीपीयू का इस्तेमाल करने के लिए आपस में टाइम शेयरिंग करेंगे। यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या करेंगे, जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूशन होने के लिए एक फिक्स टाइम दिया जाता है, जो जिसके अंदर अनेक यूज़र कनेक्ट होते हैं और सीपीयू इस्तेमाल करता है, तो उसमें समय को सेकंड में एग्जीक्यूट करता है, इन प्रोसेस को सेकंड में एग्जीक्यूट करता है। यदि एक यूज़र के लिए सीपीयू इस्तेमाल किया करने में का समय 2 सेकंड है, तो सिस्टम 2 सेकंड बाद दूसरे यूज़र को उपलब्ध हो जाएगा। तो ये क्या है, एक टाइम दिया गया है पर्टिकुलर कि यूज़र के लिए सीपीयू इस्तेमाल करने का 2 सेकंड दिया गया है, और 2 सेकंड के बाद में वो क्या करेगा, उस प्रोसेस छोड़कर दूसरा यूज़र को उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे ही वह अन्य यूज़र को की तरफ बढ़ता है, अन्य यूज़र की तरफ बढ़ता है, और इस तरह से यूज़र को बिना इंतज़ार के सीपीयू का उपयोग कर पाएंगे। और इन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहेंगे, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। किसको, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को भी क्या कहेंगे, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डायग्राम देखते हैं इसके अंदर। ये यूजर है, यूजर 7, यूजर फर्स्ट, यूजर 5, यूजर 2, अब दिख गया पूरा। ये सीपीयू है, इसके अंदर ये प्रोसेस यूजर कहाँ पे, फर्स्ट ये रहा यूजर फर्स्ट, यूजर सेकंड, यूजर थर्ड, यूजर 4, यूजर 5, यूजर 6 और यूजर 7, यानी जो एक से अधिक। इसके अंदर भी क्या है, एक साथ अगर एक प्रोसेस दी जाती है सीपीयू को, 2 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो उसका पूरा करने के बाद में ये प्रोसेस दूसरे यूजर के पास में चली जाती है। तो ये एक फिक्स टाइम शेयर करना होता है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये बताया गया है। अब इसके एडवांटेज हैं कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज कौन कौन से हैं। वह टास्क स्विचिंग का समय बहुत कम होता है। जो टास्क स्विचिंग है, यानी जो भी टास्क दिया गया है उसका समय क्या बहुत कम होता है, जिससे दूसरे टास्क को कम समय इंतज़ार करना पड़ता है। यानी अपन कोई भी जैसे एक टास्क दी जाती है, अब उसको एक पर्टिकुलर जैसे 2 सेकंड या 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, उसको 5 सेकंड में करना होगा या 2 सेकंड में, वो पूरा होने के बाद में उसमें को इंतज़ार करना पड़ता है, तो जिससे दूसरे टास्क को कम समय लगे। यदि किसी टास्क प्रक्रिया पूरा हो जाए तो बाकी टास्क के बीच में निर्धारित समय बढ़ जाता है। तो इसका एक एडवांटेज है। और सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए समान समय मिलता है। क्या मिलता है इसके अंदर, बराबर समय मिलता है, यानी सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए। किसके अंदर, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। डिसएडवांटेज कौन कौन से इसके, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज हैं कि टास्क स्विचिंग कभी कभी जटिल हो जाता है। इसके अंदर जो टास्क स्विचिंग हो कभी कभी क्या हार्ड हो जाता है, क्योंकि कई सारे यूजर्स और एप्लीकेशंस चल रहे होते हैं जो सिस्टम को अटका सकते हैं। इसके अंदर होता है कि जो टास्क है, एक से अधिक टास्क मिल जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे सिस्टम हैक होने वाला सिस्टम हो जाता है कि एक से अधिक टास्क मिल जाती है, तो हार्ड जटिल टाइप का काम हो जाता है। तो इसलिए एप्लीकेशन में जो चल रहे होते हैं तो सिस्टम क्या अटका सकते हैं, यानी वो हैंग टाइप हो सकते हैं। अधिक संसाधनों की खपत करता है, क्या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अधिक संसाधनों की खपत करता है, इसलिए इसे विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। किसको, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। हार्डवेयर के उच्च विनिर्देश की आवश्यकता होती है, हार्डवेयर के उच्च निर्देश की भी
इसके अंदर आवश्यकता होती है, किसके अंदर, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब अपना लास्ट है ये मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। कौन सा है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, 8वां टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ एक प्रोसेसर अर्थात सीपीयू का इस्तेमाल करता है। यानी ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो सिर्फ एक प्रोसेसर अर्थात सीपीयू का यूज़ करते हैं, परंतु मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेसर का यूज किया जाता है और इन सिस्टम के पास पैरेलल काम करने के लिए कई सारे प्रोसेसर होते हैं। इसके अंदर मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्क होता है एक, तो जिसके अंदर एक से अधिक टास्क प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, एक मल्टी प्रोसेसर। तो इसमें होता है कि इसके अंदर होता है कि जो मल्टीपल प्रोसेसर को इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। और पैरेलल क्या होता है सिस्टम की, क्या इसमें क्या होती है, पैरेलल कई प्रकार के प्रोसेसर होते हैं जो कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर क्लॉक, मेमोरी बस और पैरेलल डिवाइसेस इत्यादि को आपस में साझा करते हैं। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में बाकी हार्डवेयर की संख्या एक ही होती है, बस सीपीयू की संख्या बढ़ा दी जाती है। ऐसा करने से हम कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक प्रोसेस को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं। इसके अंदर बताया गया कि जो क्लॉक होती है, कंप्यूटर क्लॉक होती है, मेमोरी होती है, बस और जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती है, इन सभी को आपस में क्या करते हैं, साझा करते हैं। और जो कंप्यूटर में बाकी हार्डवेयर होती है वो एक ही होती है, हार्डवेयर की संख्या क्या होती है, एक होती है, जो बस सीपीयू की संख्या को बढ़ा दी जाती है और कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक प्रोसेस को क्या कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ये देखो इसमें एक समय, ये मेन मेमोरी है, क्या है ये, मेन मेमोरी। तो सीपीयू एक समय में एक से अधिक प्रोसेस इसके अंदर अपन एग्जीक्यूट कर पाते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो वो जानते हैं कौन कौन से होते हैं वे 2 प्रकार। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर, दूसरा है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर्स और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। तो पहला है इसके अंदर है, इस प्रकार के सिस्टम में प्रत्येक प्रोसेसर के पास में ऑपरेटिंग सिस्टम की एक समान प्रतिलिपि होती है, यानी कॉपी होती है इसकी। ये प्रोसेसर आपस में एक दूसरे से संवाद करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का इनके पास में अधिकार होता है। जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होती है, एक समान प्रतिलिपि होती है और प्रोसेसर को आपस में एक दूसरे से क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं और किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का इनके पास क्या राइट होता है, अधिकार होता है। इसका मतलब है कि सभी सीपीयू सहकर्मी के रूप में कार्य करते हैं और सभी के पास समान अधिकार होता है। यानी इसके अंदर क्या होता है, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि सभी जो कार्य होते हैं उनको समान समय का दिया जाता है और सभी को समान राइट्स मौजूद होते हैं इसके अंदर, जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर है। दूसरा है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। इस प्रणाली में उपलब्ध प्रोसेसर को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। इसके अंदर क्या दिए जाते हैं, अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। इसमें एक मास्टर प्रोसेसर होता है, किसमें, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर के अंदर एक क्या होता है, एक मास्टर प्रोसेसर होता है जो बाकी सीपीयू को निर्देश देता है। इससे मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर सिस्टम भी कहा जाता है, इसको स्लेव आर्किटेक्चर सिस्टम भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक प्रोसेसर एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या करता है, काम करेगा और दूसरा क्या करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस को संभालेगा, मैनेज करेगा।
इसी तरह से बाकी प्रोसेसर द्वारा प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित रहेंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल दिया है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर का। अब इसके अपन देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो पहले पढ़ेगा अपन एडवांटेज। तो पहला एडवांटेज है कि सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, यानी एक प्रोसेसर फेल भी हो जाए तो सिस्टम बंद नहीं होगा। इसके अंदर क्या होती है, सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, वो यानी एक प्रोसेसर फेल हो जाए तो इसके सिस्टम बंद नहीं होता है। और हार्डवेयर विफलता के बावजूद भी काम जारी रखने की क्षमता ग्रेसफुल डिग्रेशन के रूप में जानी जाती है। ये इसका एडवांटेज है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरा है जब कई सीपीयू मिलकर काम करते हैं तो सिस्टम थ्रूपुट बढ़ जाता है। तो कई सीपीयू एक साथ मिलकर काम करते हैं तो सिस्टम थ्रूपुट इसका बढ़ जाएगा, अर्थात प्रति यूनिट समय एग्जीक्यूट होने वाली प्रोसेस की संख्या इंक्रीज हो जाती है। तो इसका ये सेकंड एडवांटेज है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक समय में एक से ज़्यादा प्रोसेस को रन करा पाते हैं, तो इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी एक समय में एक से ज़्यादा प्रोसेस को रन करा पाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल, यानी बराबर, उसको पैरेलल क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग कहेंगे। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज। तो पहला एडवांटेज है कि कई प्रोसेसर के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम के संसाधन जैसे मेमोरी है, पेरिफेरल डिवाइस इत्यादि साझा करने के कारण प्रतिक्रिया को शेड्यूल करना पेचीदा हो जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है किसका, मल्टी प्रोसेसिंग का। पहला डिसएडवांटेज है कि जो मेमोरी होती है और पेरिफेरल डिवाइसेज होती है उनको सबको साझा करने के कारण जो प्रतिक्रिया, जो रेस्पॉन्स होता है उसको शेड्यूल करने क्या होता है, पेचीदा, यानी हार्ड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इनमें खर्च ज़्यादा आता है। किसके अंदर, जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें खर्च ज़्यादा आता है। हालांकि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कई कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने की तुलना में सस्ता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज ही बताया गया है। जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है इसके अंदर यूज़ करने की तुलना में काफ़ी कम होता है। जो बाकी के कंप्यूटर हैं उनको यूज़ करने की तुलना में सस्ता बताया गया है। तो लास्ट इसका डिसएडवांटेज है कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में सभी सीपीयू सिस्टम की मेमोरी साझा करते हैं। मल्टी प्रोसेसर में सभी सीपीयू सिस्टम की मेमोरी क्या करते हैं, साझा करते हैं, शेयर करते हैं। इसलिए हमें अधिक साइज की मुख्य मेमोरी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, मुख्य मेमोरी चाहिए होती है। तो इसका मतलब जो मल्टी प्रोसेस सिस्टम है इसमें सभी सीपीयू सिस्टम की क्या मेन मेमोरी, यानी जो मेमोरी होती है उसको क्या शेयर करते हैं, और इसके कारण हमें इसकी जो साइज होती है अधिक साइज की मेमोरी की आवश्यकता होती है इसके अंदर, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये आज अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास थी। तो सभी दोस्त नोट्स बना सकते हैं इसके थ्रू, तो देख भी सकते हैं पूरे रिवाइज के रूप में इसको। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्लास। तो आप मेन जो भी आपके टॉपिक के एग्ज़ाम में, तो मैं वो चीज़ें इस क्लास के अंदर या आगे भी डालता रहूँगा। तो सभी दोस्त कमेंट करके बताना कि आज की क्लास कैसी लगी थी। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।